मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगा इन रस्मों को, इन कसमों को, इन रिश्ते नातों को। मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू सिद्दीकी से बात करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दर्पण में। और आज हम लोग देखने वाले हैं पश्चिमी घाट की पहाड़ी। जी हाँ दोस्तों, क्या देखेंगे? तो पश्चिमी घाट की पहाड़ी। इस गाने का गलत मतलब मत निकालिएगा, ठीक है? क्योंकि ये जो गाना था वो आपके और मेरे रिलेशन से संबंधित था, ठीक है? जो हमारा परिवार है वो दिन पर दिन आगे की तरफ बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है, ठीक है? तो मैंने सोचा कि भाई अपने परिवार के लिए एक गाना मैं गा दूँ कि आपका जो रिश्ता है, जो हमारा रिश्ता है, मैं इसे कभी भूल नहीं सकता हूँ, ठीक है? तो आइए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? पश्चिमी घाट की पहाड़ी। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था यानी पूर्वी घाट की पहाड़ी, जिसे हम विस्तृत रूप से अध्ययन किए थे, ठीक है? तो मैं आज पश्चिमी घाट की पहाड़ी उसी प्रकार से आप लोगों को बताऊंगा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और प्रयास करूंगा कि यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं वो सभी बिंदुओं पर मैं चर्चा करूं। उसके लिए आप लोग एक छोटा सा प्रायद्वीपीय भारत का मैप बना लीजिएगा। जैसे मान लीजिए ये आपका प्रायद्वीपीय भारत हो गया, एक मैप ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है? और हम लोग इधर देखे थे, आपका ये था पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ, ठीक है? ये आपका है पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ। और यहाँ पर ये हम देखे थे कि सतत अवस्था में नहीं है, यानी काफ़ी कटी हुई, यानी कटी छटी अवस्था में है। तो इसको काट दीजिएगा जहाँ तहाँ से मन करे। तो इसको तो हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है? ये मान लीजिए आप इसको काट छाट दीजिएगा। इसके बगल में यानी इधर हम देखेंगे कि यहाँ पर आपकी है पश्चिमी घाटी की पहाड़ियाँ। यहाँ पश्चिमी घाटी की पहाड़ियाँ अवस्थित है, लेकिन हम देखेंगे कि पश्चिम में यानी कौन कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित है। तो उन सभी पहाड़ियों पर चर्चा करेंगे। सबसे ऊपर तो आपका यहाँ पर आपको दिखाई देगा विंध्य श्रेणी। यहाँ पर आप लोग पढ़े होंगे, विंध्य श्रेणी के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ पर आपकी होगी विंध्य श्रेणी, एक विंध्य श्रेणी का लेयर है। यहाँ पर आपका विंध्य श्रेणी है, और विंध्य श्रेणी के नीचे आपका सतपुरा है, और यहाँ से एक नदी निकलती है, आप लोग को याद होगा, एक नदी निकलती है। इस नदी का नाम क्या है? नर्मदा। हम प्रयास कर रहे हैं कि पश्चिमी घाटी की जो पहाड़ियाँ है सबको यहाँ पर आपको सामने में बना दूं। आप इसको अच्छे तरीके से मैपिंग कर लीजिएगा, क्योंकि ज्योग्राफी का आधार मैप ही है। और इसके नीचे यानी आपका ये हो गई विंध्य श्रेणी। विंध्य श्रेणी के नीचे आपका यहाँ पर अवस्थित है सतपुरा रेंज, यानी विंध्य श्रेणी के नीचे कौन सी रेंज है? आपका सतपुरा, ठीक है? और सतपुरा के नीचे देखेंगे तो यहाँ पर ये और नदी बहती है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? यहाँ पर हम इसको बोल सकते हैं आपकी, ये हो जाएगी ये है नर्मदा, सॉरी ये तो नर्मदा हो गई, ये हो गई ताप्ती। ये नर्मदा नदी है और ये है ताप्ती, ताप्ती नदी, ठीक है? श्रेणी आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। ये आपका विंध्य श्रेणी है, विंध्य श्रेणी, और ये आपकी हो गई सतपुरा, सतपुरा श्रेणी। इसको ऊपर ही नोट कर लीजिए। सतपुरा श्रेणी, और ये हो गई नामदी। इसके नीचे आपका एक पहाड़ी दिखाई देता है सतमाला, लेकिन सतमाला से पहले देखेंगे यहाँ पर एक और पहाड़ी है ग्वालियर। यहाँ पे आप बना लीजिएगा, एक पहाड़ी यहाँ पर है ग्वालियर। ग्वालियर श्रेणी,
और ग्वालियर श्रेणी के नीचे आप क्या है, अजंता। यहाँ पर देखेंगे आपका यहाँ पर है अजंता, महाराष्ट्र में ही है। अजंता। अजंता श्रेणी। और इसी के नीचे हम लोग देखेंगे एक और श्रेणी है, बालाघाट। यहां पर बना लीजिएगा इसको। बालाघाट। बालाघाट की श्रेणी। और बालाघाट की श्रेणी के बस यहाँ पर एक आपको श्रेणी दिखाई देगी, सतमाला की श्रेणी। यहाँ पर आप बना लीजिएगा इसको। ये होगी आपका सतमाला। इसका भी नाम नोट कर लीजिएगा। ये हो गई सतमाला। ये सभी पश्चिम घाटी यानी पश्चिम घाटी के अंतर्गत आता है। लेकिन पश्चिम घाटी देखिए, पश्चिम घाटी तो केवल यहाँ पर होगा आपका। अभी हम बता रहे हैं जैसे कि ये आपका जो है यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी पश्चिमी घाटी, ठीक है। इसको लेकर आइएगा यहाँ पर इसको मैपिंग कर लीजिएगा। यह हो गई आपकी पश्चिमी घाटी। ये दोनों आकर मिल जाती है आपका नीलगिरी की श्रेणी में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बना लेंगे एक नीलगिरी। ये दोनों से जुड़ा हुआ है आपका नीलगिरी। मतलब पूर्वी घाट आकर कहाँ मिल जाता है, नीलगिरी के श्रेणी में। आपको दिखाई दे रहा होगा ये नीलगिरी। पश्चिमी घाट, ये नीलगिरी जो है आपका पश्चिम श्रेणी का ही भाग है, ठीक है। ये पश्चिम श्रेणी का ही भाग है। ये है आपका पश्चिमी। लेकिन पश्चिमी घाट को अगर देखिएगा तो इसको पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी घाट की पहाड़ी को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। अब इसे हम जो है दो भागों में बांट सकते हैं। पहले इसमें कौन कौन श्रेणियां हैं इन सभी को नोट कर लें। पश्चिमी सह्याद्री बोल सकते हैं। एक आपका यहाँ पर गोवा है, मान लीजिए यहाँ पर ये है गोवा, यानी 16 डिग्री अक्षांश। 16 डिग्री अक्षांश के ऊपर आपका पड़ता है उत्तरी सह्याद्री, और 11 डिग्री अक्षांश यहाँ पर अवस्थित है मंगलुरु के पास, ठीक है। ये आपका 11 डिग्री अक्षांश, ठीक है। अब यहाँ दोनों को नोट कर लीजिए पॉइंट। ये आपका गोवा है, गोवा के पास, और ये है मंगलुरु के पास। ये यहाँ पर लिख लीजिएगा आप। ये गोवा, ये मंगलुरु, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यानी हम लोग सह्याद्री को या बोल सकते हैं पश्चिमी घाटी को 3 भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। हम बांटे थे कितने भागों में, 3 भागों में। इसमें हम देखे थे एक तो क्या बोला जाता है उत्तरी पश्चिमी घाटी,
ठीक है, उत्तरी पश्चिमी घाटी की पहाड़ी। दूसरा क्या हो जाएगा, मध्य पश्चिमी घाटी की पहाड़ी। और तीसरा जो होगा वो हो जाएगा आपका दक्षिण पश्चिमी घाटी की पहाड़ी। ठीक है, अब इसी में हम देखेंगे, यानी इसको सह्याद्री का नाम है। लेकिन सह्याद्री की अगर बात किया जाए तो सह्याद्री अगर पर्वत का बात की जाए तो सह्याद्री के अंतर्गत ये ग्वालियर की श्रेणी, अजंता की श्रेणी, बालाघाट की श्रेणी और सतमाला, ये सभी इसमें सम्मिलित हो जाते हैं। लेकिन केवल पश्चिमी घाट की बात की जाए तो पश्चिमी घाट में आपका ये जो ताप्ती नदी से लेकर कहाँ तक, यानी जो नीलगिरी तक अवस्थित है, इसी को बोला जाता है पश्चिमी घाट। ये भी आप याद रखिएगा एक विशेषता, ये है नीलगिरी। नीलगिरी के नीचे एक पहाड़ी आपका अवस्थित है अन्नामलाई, इसको भी आप बना लीजिए यहाँ पर, अन्नामलाई। यहाँ पर एक श्रेणी है अन्नामलाई। थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लीजिए ताकि दिक्कत ना हो बनाने में। और देखिए मैप अगर आप समझ जा रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, मैप ही इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि ये आपके दिमाग में छप जाएगा कौन का है। ये है आपका अन्नामलाई। यहाँ पर इसका नाम लिख लीजिएगा, अन्नामलाई। ये भी पश्चिमी घाट की ही भाग है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, इसी में आपका है, इसके नीचे पालनी की पहाड़ियाँ, पालनी की पहाड़ियाँ, अन्नामलाई के नीचे है पालनी की पहाड़ियाँ। अभी इसको लिख लीजिए, पालनी की पहाड़ी। और इसके नीचे है आपकी इलायची की पहाड़ी, इलायची जिसे कार्डमम के नाम से भी जाना जाता है, इलायची की पहाड़ी। ठीक है, इसको यहाँ नोट कर लीजिए, इलायची की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी, या इसको क्या बोलते हैं, कार्डमम, कार्डमम या इलायची। इसके नीचे है आपका महेंद्रगिरी, यहाँ पर महेंद्रगिरी इसी का एक पार्ट है, महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी महेंद्रगिरी पर्वत। ठीक है, और सबसे जो पश्चिमी घाटी का अंतिम जो पर्वत होगा, और इसे नीचे करना पड़ेगा, सबसे जो दक्षिण में अवस्थित होगा, दक्षिण में जो अवस्थित होगा, इसको हम बोलते हैं नागरकोई पहाड़ी। ये है नागरकोई, यहाँ बना लीजिएगा। अन्नामलाई का ही भाग है, लेकिन इसे नागरकोई के नाम से रहता है, नागरकोई, नागरकोई। ठीक है, तो इतनी श्रेणियां जो है आपका सह्याद्री यानी पश्चिमी घाटी पर्वत में आती है। सह्याद्री में ये सभी आ जाएंगी। ठीक है, पश्चिमी घाट। अब देखिएगा सह्याद्री को कितने भाग बटा गया है, तो याद रखिए आप उत्तर पश्चिमी घाटी की पहाड़ी, मध्य पश्चिमी घाटी पहाड़ी और दक्षिण पश्चिमी घाटी की पहाड़ी के नाम से भी इसे बांट सकते हैं 3 भागों में। या आप इसको बोल सकते हैं क्या, ये आपका हो जाएगा, ये वाला जो भाग है इसको हम बोल सकते हैं उत्तर सह्याद्री, उत्तरी सह्याद्री। ये जो भाग है गोवा से लेकर, देखिए ताप्ती से लेकर गोवा तक, यानी 16 डिग्री अक्षांश तक उत्तरी सह्याद्री, या बोल सकते हैं उत्तर पश्चिमी घाटी की पहाड़ी, याद रखिएगा। और आपका गोवा से लेकर मंगलूर तक, मतलब 16 डिग्री अक्षांश से लेकर 11 डिग्री अक्षांश तक, इसको बोला जाता है मध्य सह्याद्री। ये हो गया मध्य
सह्याद्री, ठीक है। और मंगलूर से लेकर आपका नागरकोई तक, मंगलूर से लेकर कहाँ तक, नागरकोई तक, ये आपका संपूर्ण भाग जो कहलाता है ये कहलाता है दक्षिणी सह्याद्री, ठीक है। ये आपका मतलब अवस्थिति हुआ। केवल हम लोगों ने क्या समझा, अवस्थिति के बारे में, कि पश्चिमी घाटी की पहाड़ी जो है या सह्याद्री जो श्रेणी है वो कहाँ से कहाँ तक तो बोल सकते हैं, ताप्ती से लेकर, यानी देखिए ताप्ती के बाद यहाँ सतमाला है, तो ताप्ती नदी से लेकर यानी नागरकोई की पहाड़ी तक यानी आपका पश्चिमी घाट की श्रेणी फैली हुई है, या बोल सकते हैं कि सह्याद्री पर्वत फैली हुई है। सह्याद्री के अंतर्गत आपका ग्वालियर श्रेणी भी आ जाता है, अजंता की श्रेणी आ जाती है और बालाघाट की श्रेणी भी आ जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले देखें कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो उत्पत्ति से संबंधित आप पहले पढ़ चुके हैं, यानी हिमालय की उत्पत्ति हम बताए थे, तो उसमें बताए थे कि किस प्रकार यानी भारतीय प्लेट यानी यूरेशियाई प्लेट से टकराई और टकराने के परिणाम स्वरूप यानी पश्चिमी घाट टकराने के परिणाम स्वरूप हिमालय की उत्पत्ति हुई थी। उसी समय हम देखेंगे, चलिए उसको एक बार हम देख ही लेते हैं। जैसे आप देखिएगा कि एक तरह से ये आपका जो था ये भारतीय प्लेट था, ठीक है, ये भारतीय प्लेट था। यहाँ पर आपका यूरेशियाई प्लेट है, मान लीजिए ये जो भाग है आपका यूरेशियाई प्लेट है और ये आपका भारतीय प्लेट है। पहले एक बार समझ लीजिए, बाकी सभी बिंदुओं को हम लिखवा देंगे। भारतीय प्लेट और ये हो गया यूरेशियाई प्लेट, यूरेशियाई प्लेट यानी 7 करोड़ वर्ष पूर्व ये तो आकर हिमालय की उत्पत्ति हुई थी सेनोजोइक महाकल्प में। उसमें हम देख रहे हैं कि ये 7 करोड़ वर्ष पूर्व आकर क्या, यानी यहाँ पर आपका अवस्थित था तेथिस सागर। यहाँ पर क्या अवस्थित था, तेथिस सागर। और ये तेथिस सागर जो है किस रूप में बदल गया, तो भूसन्नति में। इसको बोल सकते हैं तेथिस भूसन्नति, तेथिस भूसन्नति में बदल गया, क्योंकि नदियों का प्रवाह इसमें होता रहा और निक्षेप के परिणाम स्वरूप जो सागर था वो भूसन्नति में बदल गया। और जब भारतीय प्लेट आकर इसमें टकराई, तो टकराने के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि यहाँ से यानी जो नर्मदा और ताप्ती जो देख रहे हैं यहाँ पर भ्रंश बन गया है, मतलब दरारी उद्भेदन हो गया है, दरार बन गया है, घाटी के बन गया। मतलब क्या हुआ कि टकराने के परिणाम स्वरूप यहाँ पे जोर पड़ा, और जोर पड़ने के परिणाम स्वरूप यहाँ से क्या हुआ, भारत जो है 2 भागों में टूट गया। टूटने के परिणाम स्वरूप जो पश्चिमी घाट जो है ये तो टूटा, तो यहाँ का भाग ये उत्तर की तरफ झुक गया, इधर का भाग ये आपका दक्षिण की तरफ झुक गया, ठीक है। इसके साथ ही क्या हुआ कि जो अरब सागर, जैसे मान लीजिए कि ये आपका अरब सागर आप देखिएगा तो इस प्रकार से दिखाई देता है। अरब सागर का जो प्लेट था वो नीचे रह गया, अब बाकी जो एक ये आपका अरब सागर और नीचे धंस गया और भारतीय प्लेट जो है और ऊपर क्या हो गई, उठ गई। जैसे इस प्रकार से इसकी उत्पत्ति हो रही है, इस प्रकार आपका अवस्थित भी होगा, देखिएगा तो आपको दिखाई भी देगा, ठीक है। ये तो लगभग ये आपका हो गया अरब सागर, और ये आपका जो है ये आपका जो उठा हुआ जो कगार है, ये आपका कंगार है, यानी ये जो अरब सागर है नीचे धंस गया है, और इसी का ये जो पश्चिमी जो घाट है ये एक कगार के रूप में उभरा हुआ है। कितने डिग्री पर, यहाँ से ढाल जो है 45 डिग्री कगार पर। ये जो आपका क्षेत्र है वो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट याद रखना है। यानी कि जब यूरेशियाई प्लेट भारतीय प्लेट से टकराई तो टकराने के परिणाम स्वरूप यहाँ से विभाजन हुआ। विभाजन के परिणाम स्वरूप एक तो विभाजन के परिणाम स्वरूप इधर देखिएगा कि आपका उत्तर की तरफ ये झुक गई, ठीक है, क्योंकि यूरेशियाई प्लेट से इस प्रकार टकराया था, तो ये जाकर अंदर क्या होगा, झुक गया, और जो यूरेशियाई प्लेट है इस पर क्या हो गया, आपका ऊपर चढ़ गया। बात समझ आ रहा है ना। तो ये टकराव के परिणाम स्वरूप हुआ, और इसी में आपका क्या होता है, यानी हिमालय के वलय के कारण इसमें हिमालय की उत्पत्ति हुई। तो ये हम देख चुके हैं हिमालय की उत्पत्ति, अगर नहीं देखे हो तो वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। तो टकराने के परिणाम स्वरूप ये 2 भाग में बट गया, और ये जो पश्चिमी भाग जो है वो कगार के रूप में उभर गया और अरब सागर नीचे धंस गया। तो धंस गया, इसका मतलब हम लोग देखेंगे कि पश्चिमी घाट जो होगा अधिक ऊंचा होगा और पूर्वी घाट जो होगा पश्चिमी घाट की अपेक्षा क्या होगा, यानी ऊंचाई वहाँ की कम होगी, ठीक है। तो ये पॉइंट आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। याद ये रखना है कि ज़्यादा कुछ इसमें लिखना नहीं है, बस यही याद रखना है कि यूरेशियाई प्लेट के टकराव, भारतीय और यूरेशियाई प्लेट के टकराव के कारण यानी अरब सागर जो है वो नीचे धंस गया, और ये कगार के रूप में यानी पश्चिमी घाट क्या हो गया, उभर गया है। बस इतना आपको याद रखना है। अगर डिटेल में पूछता है तो ये लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो सबसे पहले हम उत्पत्ति से संबंधित पॉइंट को यहाँ पर नोट करेंगे। उत्पत्ति
किस प्रकार इसकी उत्पत्ति होती है। उत्पत्ति संबंध में हम क्या लिखेंगे कि जब भारतीय प्लेट यूरेशियाई प्लेट से टकराया, जब भारतीय प्लेट यूरेशियाई प्लेट से टकराया तो उससे भारतीय प्लेट का पश्चिमी किनारा ऊपर उठ गया तथा अरब सागर नीचे धंस गया, जिसके कारण प्रायद्वीपीय भारत का पश्चिमी किनारा एक कंगार के रूप में दिखता है। ठीक है, कंगार या ब्लॉक बोल सकते हैं, ब्लॉक के रूप में क्या करता है, दिखता है। एक ब्लॉक पर्वत है, ये भी बोल सकते हैं कि ये जो पश्चिमी घाट है जो एक ब्लॉक पर्वत है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। उत्पत्ति क्या कि जब भारतीय प्लेट यूरेशियाई प्लेट से टकराया तो उससे भारतीय प्लेट का पश्चिमी किनारा जो है वो ऊपर उठ गया, ये सिंपली याद रखना है, पश्चिमी किनारा ऊपर उठ गया और अरब सागर का जो भाग था वो क्या हो गया, नीचे धंस गया, जिसके कारण इन प्रायद्वीपीय भारत का पश्चिमी किनारा एक कगार के रूप में नहीं होता है, किनारे के रूप में यानी दिखाई देता है। ठीक है, तो ये उत्पत्ति संबंधित आपको क्या करना है, याद रखना है। चलिए ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा दो इसको। नेक्स्ट देखेंगे कि इसका क्षेत्रफल कितना है, ऊंचाई कितना है, यहाँ की औसत लंबाई चौड़ाई कितना है, सबके बारे में विशेष रूप से। पश्चिमी घाट एक में आप देखिएगा इसकी औसत जो ऊंचाई है, औसत ऊंचाई, तो औसत ऊंचाई कितनी हो जाएगी, औसत हो जाएगी 1600 1000 से लेकर आपका 1300 मीटर जो है इसकी क्या है, औसत ऊंचाई है। ये पॉइंट याद रखना है। फिर अगर क्षेत्रफल पूछे तो क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल कुल कितने क्षेत्र में यह फैला हुआ है, तो क्षेत्रफल आप लिख लीजिएगा 1,40,000 वर्ग किलोमीटर, 1,40,000 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्या है, क्षेत्रफल है। नेक्स्ट पॉइंट आप यहाँ से पूछ सकते हैं कि इसकी चौड़ाई कितनी है। चौड़ाई में आप याद रखिएगा लगभग यानी 100 से 200 किलोमीटर क्या है इसकी चौड़ाई है। ये पॉइंट नोट करेंगे। देखेंगे कि यह जो है यानी 30 से 50 किलोमीटर, 30 से 50 किलोमीटर यानी आपका उत्तर से दक्षिण की तरफ यानी तट के आपका बोल सकता है समानांतर चलता है, पश्चिमी तट के समानांतर चलता है, समानांतर चलती है। ठीक है, अवस्थिति याद रखेंगे। अवस्थिति में आपको देख लेना है कि यह ताप्ती नदी से लेकर
ताप्ती से लेकर यानी तमिल बोल सकते हैं नागरकोई, नागरकोई तक क्या है, फैला हुआ है। ठीक है, अगर इसकी कुल लंबाई देखी जाए, इसका लंबाई भी नोट कर लेंगे। लंबाई लगभग हो जाएगी 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर ये कुल लंबा है, मतलब यहाँ से लेकर, अभी केवल हम इसकी विशेषता बता रहे हैं कि भाई इसकी औसत ऊंचाई कितने, यहाँ के पहाड़ों की औसत ऊंचाई जो है वो 1000 से 1300 मीटर है। क्षेत्रफल जो है 1,40,000 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। चौड़ाई जो है यानी 100 से कहीं 100 किलोमीटर, कहीं 200 किलोमीटर ये इसकी चौड़ाई पाई जाती है। अब यहाँ से देखिएगा 200 से 300 किलोमीटर भी हो सकता है। औसतन हम एक यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है, लगभग। और 30 से 50 किलोमीटर जो है यानी उत्तर में 30 से 50 किलोमीटर ये तटीय क्षेत्रों के समानांतर चलता है, फिर आपका उधर क्या होता है, मुड़ जाता है। आप देखिए यहाँ पर, यानी जो ये तटीय क्षेत्र है, दोनों तरफ ही तटीय क्षेत्र है। इधर आपका पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार हुआ है, ये पश्चिमी तटीय मैदान, और ये आपका इधर पूर्वी तटीय मैदान। तो आप देख रहे हैं ना, पश्चिमी तटीय 30 से 50 किलोमीटर सीधे आएगा, बाकी इधर से मुड़ता चला जाता है आपका, बोल सकते हैं पूरब की तरफ। ठीक है, तो 30 से 50 किलोमीटर आपका बोल सकते हैं दक्षिण की तरफ, दक्षिण से उत्तर से दक्षिण की तरफ यानी पश्चिमी तट के समांतर क्या चलता है, ये आपको याद रखना है। और यह ताप्ती नदी से लेकर कहाँ तक फैला हुआ है, नागरकोई तक फैला हुआ है। इसके अंतर्गत कौन कौन से राज्य आएंगे, तो राज्य आप देख सकते हैं, यह बोल सकते हैं कि यह गुजरात, महाराष्ट्र, ठीक है, मध्य प्रदेश में भी कुछ है, मध्य प्रदेश, उसके बाद गोवा, सभी तटीय राज्य, पश्चिमी तटीय राज्य लिख देंगे, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इन सभी राज्यों में क्या हुआ है, विस्तृत है। आप स्पष्ट रूप से यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि अब इसकी अवस्थिति किस प्रकार दिखाई देती है, इसकी आकृति किस प्रकार दिखाई देती है। तो आकृति हम कल भी बताए थे आपको कि अगर ये किनारा जो होगा ये स्पष्ट रूप से आप इसको इस तरह देख सकते हैं। ये आपका पूर्वी घाट हो जाएगा, फिर यहाँ पर तटीय मैदान होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा तटीय मैदान उभरा हुआ है और फिर इधर मैदान है। तो इस प्रकार से क्या होता है, यह दिखाई देता है। यहाँ पर मैदान का निर्माण होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पश्चिमी जो तटीय प्रदेश है, इधर पश्चिमी तटीय प्रदेश का विस्तार कम होगा। ये पश्चिमी तटीय जो प्रदेश है इसका विस्तार कम होगा और पूर्वी तटीय प्रदेश है इसका विस्तार अधिक होगा। यहाँ कितने डिग्री, तो लगभग यानी 45 डिग्री के ढाल यहाँ पर है, 45 डिग्री। और यहाँ से आप ढाल आइएगा तो लगभग 9 से 10 डिग्री ढाल है इधर, इधर की तरफ ये जो ढाल है, ये जो ढाल है ये कितना है, 9 से 10 डिग्री। ठीक है, लेकिन यहाँ जो डायरेक्ट आपका कितना डिग्री, 45 डिग्री ढाल है। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे पश्चिमी घाट। यही है आपका पश्चिमी घाट, इस तरह दिखाई देता है। और ये हो गया आपका पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान। और ये होगा पूर्वी घाट जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। और ये होगा पूर्वी तटीय मैदान। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है आपको और ये बना लीजिएगा। ये सब श्रेणी है पर्वत की, ये पूरा आपका पर्वत की श्रेणी है। इधर आपका दक्कन का पठार बीच में ये पड़ेगा, आपको दिखाई देगा। ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको हम कहते हैं दक्कन का पठार, दक्कन का पठार। ठीक है, यह तो आपका अवस्थिति हो गया। किस तरह दिखाई देता है पश्चिमी घाट, तो ये आपका पश्चिमी घाट मतलब ज़्यादा यहाँ पर क्या है, 45 डिग्री का ढाल है। इधर जैसे जाइएगा 9 से 10 डिग्री ढाल मिलता है, ज़्यादा ढाल नहीं मिलता है।
ठीक है। इधर की आपकी पश्चिमी घाट से जितनी भी नदियाँ निकल रही है वो सब कहाँ जाएगी, पूर्वी घाट की तरफ जाएगी, ये भी याद रखना है। ये भी पॉइंट याद रखेंगे कि पश्चिमी घाट जो है वो पूर्वी घाट की अपेक्षा नया है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट के अपेक्षा नया है। आज हम केवल विशेषता ही पढ़ेंगे, चाहे टेंशन मत लीजिए, लंबा वीडियो इसका हो सकता है कि ज़्यादा लंबा वीडियो होगा तो मैं पार्ट 2 इसका बना दूंगा, ठीक है। यानी पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा क्या है, नया है। दूसरी बात इसमें याद रखना है कि पश्चिमी घाट की ऊंचाई पूर्वी घाट की अपेक्षा अधिक है, ठीक है। पूर्वी घाट की अपेक्षा क्या है, अधिक है। ये आप समझ गए होंगे। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं मिटा दूं इसको। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आपका कि यहाँ पे किस प्रकार के चट्टान पाए जाते हैं। तो ये तो वलित पर्वत है, ब्लॉक पर्वत है एक प्रकार का, ये भी पॉइंट लिखेंगे। पश्चिमी घाट यह एक ब्लॉक पर्वत है, यह एक वलित बोल सकते हैं ब्लॉक पर्वत है, ठीक है। देखेंगे कि इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाता है। तो इसमें इस क्षेत्र में पाए जाने वाले चट्टान, तो चट्टान कौन कौन से होंगे, अनेक प्रकार के चट्टान यहाँ पाए जाते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं आपका चारकोनाइट होगा, चारकोनाइट। दूसरा आपका हो जाएगा नीस, भी यहाँ पर पाया जाएगा, नीस प्रकार के चट्टान पाया जाएगा। ग्रेनाइट होगा, ठीक है। 4 में देखेंगे आपका खोंडालाइट, 5वां आपको याद रखिएगा लेप्टेनाइट, आदि कर सकते हैं, आदि चट्टानें पाई जाती है। आदि चट्टानें पाई जाती है, ठीक है। तो ये देख लेना है कि इस क्षेत्र में पाए जाने वाले प्रमुख चट्टान कौन कौन से हैं। तो ये याद रखना है, चारकोनाइट हो जाएगा, नीस हो जाएगा, ग्रेनाइट हो जाएगा, ठीक है। आपका खोंडालाइट हो जाएगा, लेप्टानाइट आदि चट्टानें पाई जाती है। नेक्स्ट जो यहाँ से एक और बिंदु बनेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको देखना है। यहाँ पर इन चट्टानों में तत्व कौन कौन से पाए जाएंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं आपके जो प्रमुख तत्व होंगे, आपका डोलामाइट हो जाएगा, डोलामाइट। उसके बाद आपका लौह अयस्क भी यहाँ से प्राप्त होते हैं, लौह अयस्क, एंड्रोसाइट। एंड्रोसाइट के अलावा हम देखेंगे आपका चूना पत्थर भी यहाँ पे मिलेंगे, चूना पत्थर आदि तत्व पाए जाते हैं, ठीक है। ये याद रखना है। ये तो मान लीजिए यहाँ की चट्टानों की प्रधानता यह है कि भाई चारकोनाइट, नीस, ग्रेनाइट, खोंडालाइट, लेप्टानाइट आदि चट्टानें पाई जाती है। इसके साथ साथ इन चट्टानों में जो तत्व होंगे उसको याद रखना है कि डोलामाइट, लौह अयस्क, एंड्रोसाइट, चूना पत्थर आदि तत्व पाए जाते हैं, ठीक है। दूसरी विशेषता हम ये देखेंगे कि जो आपकी पश्चिमी तट है ये
यहाँ वर्षा कहाँ से प्राप्त होती है? तो पूर्वी तट में हम लोगों ने देखा था कि पूर्वी तट में जो वर्षा है वो वर्षा कहाँ से प्राप्त हो रही थी? तो आपका दक्षिण पूर्वी मानसून द्वारा यहाँ पर यानी पूर्वी घाटी जो है, पूर्वी तट बोला है यानी पूर्वी घाटी पर वर्षा कराया जा रहा था। उसी प्रकार यहाँ पर आपका जो पश्चिमी घाटी है, तो पश्चिमी घाटी में आपका दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा वर्षा कराया जाएगा। ये भी आपको याद रखना है, दक्षिण पश्चिम मानसून क्या करेगी? इन क्षेत्रों में जाकर वर्षा कराएगी। लेकिन ये भी हम याद रखेंगे कि जो आपका पश्चिम घाटी जो है, पश्चिम घाटी के पश्चिम में वर्षा जल अधिक होता है, क्योंकि इधर से मानसूनी हवाओं को यहीं रोक लेता है और इन क्षेत्रों में बारिश होता है। इसके जस्ट बगल में जो हम देखेंगे इधर बारिश नहीं होती है। ठीक है, तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे, तो याद रखना है। यानी पश्चिमी घाटी में दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा वर्षा कराई जाती है। ठीक है, बाद में हम जब मौसम में चर्चा करेंगे, इसमें ये काफ़ी लंबा टॉपिक होगा, जब मौसम के बारे में चर्चा करेंगे तो विस्तार से इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अभी बस इतना याद रखना है, पश्चिमी घाटी में दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा क्या कराई जाती है? वर्षा कराई जाती है। नेक्स्ट देखेंगे जो आपका होगा पश्चिम घाटी में तीव्र ढाल होता है, तीव्र ढाल होता है, जिसके कारण यहाँ की नदियाँ तीव्र ढाल होता है, जिसके कारण यहाँ की नदियों का वेग क्या होगा? अधिक होगा। ठीक है, और जिस नदी का वेग अधिक होगा वो डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाएगी। नदियों का वेग अधिक होगा, ये याद रखना है, वेग अधिक होगा। इसके साथ ही यहाँ की नदियाँ दूरी कम तय करती है, दूरी कम तय करती है, दूरी कम तय करती है। जब दूरी कम तय करेगी, दूरी कम तय करती है, ये भी याद रखिएगा। कम दूरी और तीव्र ढाल के कारण कम दूरी एवं तीव्र वेग के कारण ये नदियाँ क्या नहीं कर पाएगी? डेल्टा का निर्माण न कर एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है, एस्चुरी को नदी ज्वारमुख भी कहा जाता है, याद रखिएगा। जबकि पूर्वी घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, याद रखना है कि पूर्वी घाट की जो नदियाँ होगी वो डेल्टा का निर्माण करेगी और पश्चिमी घाट की जो नदियाँ होगी वो एस्चुरी का निर्माण करेगी। ठीक है, ये आपको इतना पॉइंट याद रखना है। ये हम अभी केवल विशेषता के बारे में पढ़ेंगे, मतलब इसके आसपास जो है इसकी खास विशेषता क्या है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके, यानी सतमाला के बारे में, अजंता के बारे में, बालाघाट के बारे में,
आपका नीलगिरी पहाड़ी के बारे में, अन्नामलाई के बारे में, पालनी के बारे में, इलायची के बारे में, महेंद्रगिरी, नागरकोई, यानी एक एक पहाड़ियाँ इसी के अंदर पढ़ना है। सबकी विशेषताओं को हमें क्या करना है, उल्लेख करना है। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और मेरा तबीयत भी ठीक नहीं लग रहा है, तो मैं नेक्स्ट जो इसका भाग होगा, भाग 2 मैं कल लेकर आऊँगा आप लोगों के समक्ष। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।